गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन। कि किस प्रकार हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें विजयनगर की स्थापना, विजयनगर के महत्वपूर्ण राजवंशों के बारे में अध्ययन किया, वो किस प्रकार की उपाधियां धारण करते थे उनके बारे में हमने जाना। और आज हम जानेंगे कि जो राज्य था वो किस प्रकार ऊंचाइयों तक गया और फिर उसका पतन क्यों हुआ। तो राजनीतिक जो सत्ता होती है उसमें दावेदारी के लिए समय समय पर वंशों का बदलाव होता रहता है। किसका बदलाव होता रहता है? वंशों का बदलाव होता रहता है। कभी कोई वंश शासन करता है, कभी कोई वंश शासन करता है। तो सबसे पहला जो इनका वंश था वो कौन सा वंश मैंने आपको बताया था? संगम। कौन सा वंश था? संगम। सबसे पहले संगम वंश ने जो है करीबन करीबन 1485 ईस्वी तक शासन किया। कब तक शासन करते रहे वो? 1485 तक। उसके बाद में इनके जो सैनिक कमांडर होते थे, जिनके बारे में मैंने चर्चा की थी कि ये लोग अमर नायक रखते थे। क्या रखते थे? अमर नायक रखते थे। ये लोग नायक भी रखते थे। क्या रखते थे? नायक भी रखते थे। अपनी साम्राज्यवादी जो गतिविधियां हैं उनको संचालित करते हुए। तो इनमें जो लोग नायक होते थे ये इनके सैनिक जो है कमांडर होते थे। जब किसी क्षेत्र का राजा कमजोर होता था तो वहां के जो सैनिक कमांडर होते थे वो उस राजा को वहां से अपदस्थ कर देते थे। तो संगम वंश को सेकंड जो वंश स्टार्ट होता है सुलू। सुलू वंश के जो सैनिक कमांडर थे उन्होंने अपदस्थ करके संगम वंश को और एक नए वंश की नींव यहाँ पर डाली। और ये करीबन करीबन 1500 लेकर के 3 ईस्वी तक, 1485 से लेकर के 1503 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इनके शासनकाल में भी विजयनगर ने बहुत ज़्यादा जो है तरक्की की। उसके बाद में इनके जो सैनिक कमांडर थे 3 नंबर के ऊपर, वो कौन आए? तुलु। तीसरा वंश कब आ जाता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कालक्रम के अनुसार विजयनगर के ऊपर शासन करने वाले विभिन्न वंशों के नाम बताइए। तो उसके बाद तुलु वंश। तुलु वंश जो है वो 1503 के अंदर जो है किस में आए थे? सत्ता में आए थे। और इनका सबसे प्रतापी जो राजा था वो कौन था? 1529 तक शासन करने वाला कृष्णदेव राय, जिसने 1529 ईस्वी तक यानी कि 1509 से लेकर के और 1529 ईस्वी तक उस व्यक्ति ने क्या किया था? यहाँ पर शासन किया था। और कृष्णदेव राय जो है वो तुलु वंश से क्या रखता था? संबंध रखता था। कृष्णदेव राय के जो शासन की जो चारित्रिक विशेषता थी वो था उसका विस्तार। उसने उसका क्या किया था? विस्तार किया और उसका क्या किया? दृढ़ीकरण किया। और इसी काल के अंदर तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र था रायचूर दोआब, मैंने आपको बार बार ये बताया कि बहमनी राज्य और विजयनगर के बीच में इस दोआब के लिए बहुत बार लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी क्योंकि ये सबसे उपजाऊ मैदान था। उसके बाद जो है गजपति के शासकों का इसने दमन किया। बीजापुर के सुल्तान को इसने बुरे तरीके से जो है 1520 के अंदर पराजित किया। और उसका जो राज्य है वो हमेशा सामरिक रूप से क्या रहता था? तैयार भी। किसी भी टाइम में जो है युद्ध के लिए उसकी जो सेना हमेशा तैयार रहती थी। और इसके कारण जो है उसके क्षेत्र के अंदर क्या रहती थी? शांति रहती थी। और जिस क्षेत्र के अंदर राजनीतिक शांति होगी वो हमेशा ही क्या होगा? समृद्ध होगा। ये देखिए यहाँ समृद्धि की जो स्थितियों में फला फूला और कुछ बेहतरीन मंदिरों का निर्माण इसके समय में करवाया गया। और भव्य गोपुरम, गोपुरम का अर्थ होता था प्रवेश द्वार। मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले ऊंचे ऊंचे क्या बनाए जाते थे? प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। और सुदूर क्षेत्र से आने वाला व्यक्ति भी दूर से ही उसकी ऊंचाई देख करके ये बता देता था कि इतनी दूरी के ऊपर कोई ना कोई मंदिर क्या है? स्थित है। इसके अलावा उसने अपनी माँ के नाम पे, कई बार ये प्रश्न आ जाता है, इसने अपनी माँ के नाम के ऊपर भी जो एक नगर बसाया था जिसका नाम था नग्गलपुरम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार 1 नंबर में पूछा जाता है कि कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर किस नगर का अस्तित्व जो है किया या किस नगर को जो है स्थापित किया। विजयनगर के संदर्भ के अंदर जो कृष्णदेव राय है वो सबसे प्रतापी जो है शासकों में से एक थे। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद
जो मैंने अभी आप बताया भी था आपको कि 1509 से लेकर के और 1529 ईस्वी तक इस व्यक्ति ने शासन किया और इसकी मृत्यु कब हुई 1529 में। उसके बाद वो राजकीय जो ढांचा था उसके अंदर तनाव आया और जो उनके नायक थे, उनके जो सेनापति थे, उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और इसी चुनौती के अंदर एक नया वंश उभर करके सामने आता है, उसका नाम था अराविदु वंश, यानी कि अंतिम वंश। जिस वंश ने जो है किसके ऊपर शासन किया, विजयनगर के ऊपर शासन किया। 1542 के अंदर इन लोगों ने विजयनगर को जो है अपने हाथ में ले लिया और ये सत्ता के ऊपर जो है काबिज हो गए। और इसी काल के अंदर जो विजयनगर के जो शासक हैं उनका और जो दक्कन के जो सल्तनतों के शासक है उनके बीच में जो सामरिक महत्वाकांक्षा होती थी, उसके चलते समीकरण बदलते रहते थे। और अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणीत हुई। लेकिन 1565 में मैंने आपको थीम में बताया था कि 1565 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया था। जो विजयनगर की जो सेना का जो प्रधानमंत्री था, कौन था, राम राय, उसके नेतृत्व के अंदर दोनों ही बताए थे मैंने आपको कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी बोला जाता है और इसे तालीकोटा का युद्ध भी बोला जाता है। तालीकोटा का युद्ध इसलिए बोला जाता है कि जो स्थान था वो स्थान किसका था, तालीकोटा का था। किसका था, तालीकोटा की जो जगह थी जहां पर यह युद्ध लड़ा गया। और इसके अंदर जो है संयुक्त सेनाएं कौन कौन सी थी, मैंने आपको 5 भाग बताए थे किसके, बहमनी जो साम्राज्य था उससे विघटन के, उसमें से 3 बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा, इन तीनों राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने यहां पर राक्षसी तांगड़ी के मैदान में विजयनगर की सेनाओं को बहुत करारी शिकस्त दी। और विजयी जो सेना थी उन्होंने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर इसे लूटा और कुछ ही वर्षों के भीतर शहर पूरी तरीके से उजड़ गया। और अब इसके साम्राज्य का जो केंद्र है वो कहां पर स्थानांतरित हो गया, पूर्व में, जहां अराविदु वंश ने पेन्नुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी के समीप से क्या किया था, इन लोगों ने शासन किया था। और इस प्रकार धीरे धीरे जो है विजयनगर का क्या हो गया था, अंत हो गया था। आप ये दक्षिण भारत का जो मैप अगर हम देखेंगे, यहाँ हम देख सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिएगा आप, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है और ये हमारा क्या है, यहाँ पर हिंद महासागर है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोला जाता है। तो ये कृष्णा नदी है और ये तुंगभद्रा नदी है। इनके बीच का जो क्षेत्र था ये बहुत ज़्यादा क्या था, उपजाऊ था। इसके लिए विजयनगर और ये गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये सारे के सारे अहमदनगर के टुकड़े होने के बाद हुए थे। सॉरी, विजयनगर के साथ जो लड़ाई करने वाला जो दूसरा राज्य था बहमनी, उसके टुकड़े होने के बाद ये अस्तित्व के अंदर आए थे। और विजयनगर जो है यहाँ कावेरी नदी तक नीचे तक क्या हो गया था, फैला हुआ था। मैसूर के क्षेत्र में ये पेन्नार, ये सारा का सारा चित्रदुर्ग, ये सारा का सारा चित्र किस में आता था, विजयनगर के अंडर आता था। हालांकि जो विजयनगर की जो सेनाएं शहर था उसके ध्वस्त के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तान और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर हमेशा क्या रहे थे, शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। क्यों नहीं रहते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कृष्णदेवराय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया था। ये सल्तनतें कहाँ पर थी, बहमनी साम्राज्य जो टूट करके अहमदनगर है, गोलकुंडा है, बिदर है, वहां पर ये सल्तनतें होती थी। यवन राज्य की स्थापना करने वाला, विरुद्ध धारण करने वाला, यवन जो शब्द है ये यूनानियों के लिए उपयोग किया जाता था। ये यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप बहुत आसानी से कि यवन जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, यूनानियों के लिए, तथा उत्तर पश्चिम से भारतीय महाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। और इन लोगों ने भारत के ऊपर शासन भी किया है। यवन जो शासक था मिनांडर, बड़ा ही महत्वपूर्ण था, जिसने भारत के अंदर जो है किसके सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे, उसके लिए इसको याद किया जाता है। बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद विजयनगर में उत्तराधिकार का जो विवाद था उसको सुलझाने के लिए भी हस्तक्षेप किया था। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे को स्थायित्व को सुनिश्चित करने की इच्छुक थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जोखिम भरी नीति चली थी वो किसने चली थी, हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में। जो प्रधानमंत्री था विजयनगर का, राम राय, जिसके अनुसार एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान क्या हुए, एक, और उन्होंने उस निर्णायक रूप से उसको उस युद्ध में क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है राय और नायक। राय किसके लिए शब्द यूज किया जाता था, राजा के लिए। किसके लिए यूज किया जाता था, राजा के लिए किया जाता था। और नायक किसके लिए यूज किया जाता था, जो उनके सैनिक कमांडर होते थे, जो सेना प्रमुख होते थे, जो किलों के ऊपर क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे, उनको क्या बोला जाता था, नायक बोला जाता था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि नायक जो है किन को बोला जाता था, तो किन को बोला जाता था, सैनिक कमांडरों को जो है नायक बोला जाता था। और राय की उपाधि कौन धारण करते थे, राजा धारण करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे से संबंध थे।
क्योंकि राजा जो है किसके ऊपर निर्भर था, सैनिकों के ऊपर निर्भर था, अपनी सेना को बनाए रखने के लिए, अपने किलों को मजबूत करने के लिए, दूसरे क्षेत्र को जो है विजित करने के लिए इन्हीं सैनिक कमांडरों का सहारा लेता था। और इन जो सैनिक कमांडर होते थे इनको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदला भी जाता था। सशस्त्र जो है सैनिक होते थे और राजा हमेशा इनसे समर्थन की क्या करता था, उम्मीद करता था। यहां हम पढ़ भी सकते हैं बहुत आसानी से, ये देखिए कि साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनको क्या बोला जाता था, नायक, जिनके पास अपने क्या होते थे, सशस्त्र समर्थक होते थे। और ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की भी क्या करते थे, तलाश करते थे और किसान उनका क्या देते थे, साथ। इन प्रमुखों को क्या कहा जाता था, नायक। और ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक के प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से बाद में क्या किया जाता था, वंश में किया जाता था। सेकंड जो प्रणाली आती थी वो हमारे पास आता है अमर नायक। कौन आता है, अमर नायक। ये भूमि कर इकट्ठा करते थे। क्या करते थे, ये भूमि जो कर होता था उसको इकट्ठा करते थे। और जिस क्षेत्र के ये अमर नायक होते थे वहां शांति व्यवस्था भी स्थापित करते थे। कौन सी व्यवस्था स्थापित करते थे, शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी भी किसकी होती थी, इन्हीं की होती थी। और हमें यह लगता है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर एक प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने, इक्ता प्रणाली, उसी का रूप था ये। दिल्ली सल्तनत में जो कौन सी प्रणाली चलती थी, इक्ता। कौन सी प्रणाली चलती थी, इक्ता। और इसको इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर लागू किया था। सेम वैसी ही प्रणाली जो है अमर नायक के रूप में कहाँ पर होती थी, राय जो लोग होते थे वो अपने पास इनको रखते थे। सैनिक कमांडर भी इनको जो है बोला जाता था। जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के राज्य क्षेत्र दिए जाते थे वो क्या करते थे, वे किसानों और शिल्पकर्मी और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर जो है वसूल करते थे। और वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। कि जो हाथी वो रखते थे उनके लिए जो भी खाना पीने का जो प्रबंध किया जाता था, वो पैसा जितना उन पे खर्च होता था, उस पे खर्च होने के बाद जो बच जाता था वो राजकोष में क्या करवा दिया जाता था, जमा करवा दिया जाता था। और विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से जो है पूरे दक्षिण भारत को क्या किया जाता था, नियंत्रण में रखा जाता था। राजस्व का कुछ भाग जो है मंदिर और सिंचाई के साधनों के लिए भी जो है खर्च कर दिया जाता था। और अमर नायक जो है वर्ष में एक बार राजा को भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के साथ वो खुद भी उपस्थित होते थे, ताकि राजा जो है उनसे खुश होकर के उन्हें पद में क्या दे दे, पदोन्नति दे दे, या फिर जो उनका नियंत्रण क्षेत्र क्या कर दे, बढ़ा दे। यहाँ अमर शब्द का अर्थ समझाया गया है, यह संस्कृत के समर शब्द से निकला है। और समर शब्द का अर्थ क्या होता है, लड़ाई और क्या करना, युद्ध करना। तो नायक और ये अमर नायक जो होते थे ये इनके सैनिक कमांडर होते थे। बहुत ज़्यादा जो इनका काम होता था, जो नायक होते थे वो किलों के ऊपर रक्षा करते थे, जबकि अमर नायक होते थे वो जो है शांति व्यवस्था ही बनाए रखते थे। उसके अलावा जो है युद्ध के लिए जो हाथियों का प्रबंध करके भी ये लोग देते थे, ये स्वयं भी युद्ध लड़ने के लिए जाते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक दूसरे स्थान पर क्या कर देता था, स्थानांतरित कर देता था, ताकि वो उस क्षेत्र के ऊपर पूर्णतः जो है अपना दावा जो है ना रख सके। क्योंकि अगर लंबे समय तक एक व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर अगर अपना प्रभाव डालता है तो वो राजा के लिए जो है आने वाले समय में अगर राजा कमजोर हो जाता है तो उसका विद्रोह करके अपने क्षेत्र में स्वतंत्र शासक अपने आप को घोषित कर सकता है। इसमें बताया भी ये देखिए कि 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने जो है स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इस कारण केंद्रीय ढांचे का विघटन किससे हुआ था, तेजी से हुआ था। तो बहुत जरूरत थी कि नायकों के ऊपर भी क्या रखा जाए, नियंत्रण रखा जाए। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आ जाता है वो आता है विजयनगर, उसकी राजधानी और उसके परिप्रदेश। तो आप अगर इस मैप को हम देखेंगे, आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, ये शाही केंद्र था जहां पर राजा रहता था। ये वो हम्पी है जहां पर मंदिरों का निर्माण था। ये वो पवित्र जो है केंद्र है जहां पर राजा जो है समय समय पर मंदिरों को देखने के लिए आता था। ये वो तुंगभद्रा नदी है जिससे जो है एक नहर निकाली गई थी। ये इसका जो है केंद्रीय भाग है। तो इस प्रकार पूरा जो शहर होता था उसको उसके उद्देश्य की दृष्टि से, उसकी महत्वता की दृष्टि से जो है क्या किया जाता था, बसाया जाता था। तो उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से विजयनगर की तरफ हम रुख करते हैं। और जो अधिकांश जो राजधानियों की तरह ये भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से क्या था, लक्षित था। यहाँ हम देख सकते हैं इस मैप के जरिए कि कितना भव्य तरीके से जो है योजनाबद्ध तरीके से जो है किसको बसाया गया था, विजयनगर को बसाया गया था।
उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है जल संपदा। अब किसी भी साम्राज्य उसके निर्माण करने के लिए अगर कृषि क्षेत्र का विकास किया जाएगा तो किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता बहुत पड़ेगी। किसके लिए आवश्यकता पड़ेगी? कृषि के लिए जल की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो है जल की जो आवश्यकता होती है वो और किसके लिए होती है? पीने के पानी के लिए। पीने के पानी के लिए राजधानी में, जो साम्राज्य की जो राजधानी होती है उसके अंदर पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मंदिरों के अंदर जो बाग बनाए जाते हैं उन बागों के लिए ज़रूरत होती है। जो शाही जो दरबार होता था, जहाँ पर राजा रहता था, अपना दरबार लगाता था, उसका जो शाही महल होता था, वहाँ भी पानी की बहुत ज़्यादा क्या पड़ती थी? आवश्यकता पड़ती थी। उसके लिए जो है जल जो संपदा है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता था? तो हमने इस पाठ की शुरुआत में आपको बताया था कि दो नदियाँ यहाँ पर बहती थी, कृष्णा व तुंगभद्रा। कृष्णा व तुंगभद्रा नदी। जो तुंगभद्रा जो नदी है वो एक ऐसे क्षेत्र से बहती थी कि वहां पर एक ऐसा कुंड बना हुआ दिखाई देता है जैसे कि वो प्राकृतिक कुंड हो, जिसको किसने निर्मित कर दिया था? तुंगभद्रा नदी से कर दिया था। और ये नदी कहां से कहां बहती है? उत्तर से पूर्व में बहती है। कहां बहती थी ये नदी? उत्तर से किस दिशा में बहती थी? पूर्व दिशा में बहती थी। और जहां ये बहती थी वहां पर ग्रेनाइट की जो है पहाड़ियां थी। किसकी पहाड़ियां थी? ग्रेनाइट पत्थर की पहाड़ियां थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। और ये इस प्रकार उन पहाड़ियों को और उन चट्टानों को, उन पत्थरों को काटती थी जैसे कि मानव के शरीर का जो मध्य भाग होता है, जहां पर हम एक धागा बांधते हैं हमारी कमर के बिल्कुल नीचे, जिसको बोला जाता है करधनी। क्या बोला जाता है? करधनी। तो ये तुंगभद्रा नदी भी सेम वैसी ही जो इन पहाड़ियों में किसका निर्माण करती हुई नजर आती थी? एक करधनी का निर्माण करती हुई नजर आती थी। इसकी जो जल धाराएं होती थी, बहुत सी जल धाराएं जो है तुंगभद्रा नदी के अंदर आकर के मिल जाती थी। तो इन धाराओं के ऊपर क्या बनाए जाते थे? बांध बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? बांध बनाए जाते थे। और बांध बना करके और वहां से पानी कहां पर लेके जाया जाता था? हौज में। हौज का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा जमीन के अंदर खोदा गया गड्ढा, जिसको हम हौद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हौद भी कह देते हैं। जिस प्रकार हम हमारे जल घरों में जाते हैं तो वहां पर हम पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े जो है टैंकरों का निर्माण करते हैं, तो ये हौज वो टैंकर होते थे। तो इनका उपयोग किस लिए किया जाता था? जो शुष्क क्षेत्र होते थे, जहां पर पानी की कमी होती थी, वहां पर इन हौजों से पानी को क्या किया जाता था? भेजा जाता था। पहले पानी को कहां पर संचय किया जाता था? इन हौजों में, इन हौद के अंदर संचय किया जाता था। उसके बाद में यहां से पानी का व्यापक प्रबंध करके उन शुष्क क्षेत्रों में ले जाया जाता था। और उसके साथ साथ कहां पर लेके जाया जाता था? शहर में लेके जाया जाता था। कहां लेके जाया जाता था? शहर में भी लेकर के जाते थे। इस हौज के पानी से जो है केवल शहर ही नहीं है, खेती भी की जाती थी। उसके लिए कृष्णदेवराय के शासनकाल के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे बड़ा एक जलाशय का निर्माण किया गया था, जिसका नाम था कमलपुरम जलाशय। कई बार ये प्रश्न आ जाता है, कमलपुरम जलाशय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आरंभिक जो 15वीं शताब्दी के जो प्रारंभिक वर्ष थे, उस टाइम जो है इस तालाब का क्या किया गया था? जलाशय का निर्माण किया गया था। और इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता। राजकीय केंद्र का मतलब हो गया जहां पर राजा अपने परिवार के साथ रहता था, वहां पर भी इसको लेकर के जाया जाता था। इसके अलावा एक हरिया नहर, कौन सी नहर निकाली गई थी? हरिया नहर। इसके हमें क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। इस अवशेष से हमें पता लगता है कि इस क्षेत्र के अंदर तुंगभद्रा नदी के ऊपर बांध बना करके एक नहर भी निकाली गई थी। और इस नहर से कहां पर पानी लेकर के जाया जाता था? जो धार्मिक केंद्र होते थे उनको भी पानी दिया जाता था। और शहरी जो क्षेत्र होते थे उनको भी जो है इस घाटी से क्या किया जाता था? सिंचित किया जाता था। और ये माना जाता है कि इस नहर का निर्माण किसने करवाया होगा? संगम वंश के शासकों ने करवाया होगा। ये थोड़ी सी मान्यता है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास किलेबंदियां और सड़कें। अब व्यापार करने के लिए पक्की सड़कों का होना आवश्यक है। इसके अलावा अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से या अपने पड़ोसी राज्यों के आक्रमण से बचाने के लिए किले का निर्माण करना भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जो शहर होता था उसको चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा जाता था। ये देखिए, यदि हम शहर के विभिन्न भागों का परीक्षण करें तो हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं, जिनमें उन्हें क्या किया गया था? घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा, ये इंपॉर्टेंट यहां पर प्रश्न आ रहा है, कालीकट ये बंदरगाह थी केरल के एक तट के ऊपर, जिसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कोझिकोड के नाम से जाना जाता था। और यहां पर एक विदेशी यात्री आता है जिसका नाम था अब्दुल रजाक।
बहुत बार प्रश्न आ जाता है ये कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर एक विदेशी जो है दूत भेजा गया था, उसका नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका? अब्दुल रजाक। और उसने जब ये देखा किला तो उससे बड़ा प्रभावित हुआ, और उसने देखा कि जो दुर्ग है उसकी 7 पंक्तियां हैं। कितनी पंक्तियां हैं? 7। यानी कि जो मेन जो सेंटर पॉइंट होता था, राजकीय केंद्र है, वहां तक आने के लिए कितनी दीवारें, कितनी पंक्तियों को पार करना पड़ता था? 7 पंक्तियों को पार करना पड़ता था। अलग अलग पंक्ति में अलग अलग क्षेत्र था। किसी के अंदर किसानों के खेत आते थे, किसी के अंदर जो है अन्न के भंडारों को जो है भरने के लिए, किसी में चारण भूमि आती थी, किसी के अंदर जंगलों को भी घेरा जाता था। तो ये बता रहा है, ये देखिए, इनमें न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र, जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे जो बाहरी जो दीवार होती थी वो शहर के चारों ओर बनी हुई पहाड़ियों को आपस में क्या कर देती थी? जोड़ देती थी। और इस विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी क्या थी? सूंड के आकार की थी। जो हमारा सूंड होता है हाथी का, उस तरीके के आकार की जो थी ये। गारे और जोड़ने के लिए किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया गया था, गारा नहीं लगाया गया था कि जैसे कि आजकल हम जब चिनाई करते हैं तो ईंट के ऊपर गारा लगा के दूसरी ईंट लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता था। मैं आपको एक आकृति दिखाता हूं कि कैसे होता था। जैसे कि एक फलक ये है और दूसरा फलक क्या होता था जिसके अंदर ऐसे होता था। अब ऊपर वाला जो फलक है इसका जो निचला सिरा है वो खाली है। अब इसके अंदर ये फलक जाकर के क्या हो जाता था? फंस जाता था। ऐसे कैसे फंस जाता था? ये ऐसे होता था, इसके अंदर इसको क्या कर दिया जाता था? फंसा दिया जाता था, ये फंस जाता था। फिर ऊपर वाले के अंदर एक और फंसा दिया जाता, ऐसे फनाकार। इनको कौन से टुकड़े बोला जाता था? फनाकार टुकड़े, जो आपस में एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते थे? फंस जाते थे। या फिर इन टुकड़ों का निर्माण कैसे किया जाता था? कि ऐसे बना दिया जाता था। ठीक है। फिर ऐसे ही जो दूसरा क्षेत्र होता था, मैं दोबारा इसको निर्मित कर देता हूं। अब ऐसा ही कोई दूसरा टुकड़ा अगर इसके हम ऊपर रखेंगे तो ये जो हिस्से खाली है, इन हिस्सों के अंदर वो आकर के क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। फिर जिस प्रकार इसके दोनों हिस्से जो मैंने एरो से दिखाए हैं ऐसे खाली हैं, ऐसे ही ऊपर जो रखा है उसके खाली होंगे वहां पर। ऐसे ही दाईं साइड से इधर से भी इनके अंदर क्या कर दिया जाता था? फंसा दिए जाते थे। ऐसे जो है फनाकार टुकड़े होते थे जिनसे दीवारों का क्या किया जाता था? निर्माण किया जाता था। और अंदर का जो भाग होता था दीवार के, उसको मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना होता था। और ये वर्गाकार और आयताकार बुरुज बाहर की ओर निकले होते थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी, खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक ये कहता है कि पहली, दूसरी और जो तीसरी दीवार थी, यानी कि जो 7 पंक्तियां थी उसमें पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच क्या क्या चीज थी? जुते हुए खेत थे, बगीचे थे और आवास थे। एक डोमिगो पेस नामक यात्री भी यहां पहुंचता है। वो कहता है कि जो पहली परिधि है उससे शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत अधिक है। क्यों? क्योंकि उसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं, कई उसमें क्या थे? बाग थे। और बहुत जो है जल वो 2 झीलों से यहां पर लाया जाता था। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि कर दी गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य भी क्या है? खोजे हैं। कि जो नगर का जो केंद्र था और जो धार्मिक जो केंद्र था उनके बीच में ऐसे हमें साक्ष्य मिले कि यहां पर क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। और ये क्षेत्र जो है एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था। इसे तुंगभद्रा नदी से लाया जाता था। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि विजयनगर के अंदर जो जल की जो संपदा है उसके लिए जल कहां से प्राप्त किया जाता था? तो हम कहां से करते थे? तुंगभद्रा नदी से करते थे। तो आपके विचार में अगर हम ये देखें कि क्यों कृषि के क्षेत्र को किले में क्यों डाला गया था, उसका मैं रीजन आपको बताता हूं। जब युद्ध होते थे तो जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उसकी सेना को अन्न से वंचित रखना। किससे वंचित रखना? अन्न से। और उनके घोड़ों को किससे वंचित रखना? जो कृषि की अन्य फसलें होती है जिनको वो खाते हैं, घास से उनको वंचित रखना। इन दोनों चीज, क्योंकि अगर किले को घेर लिया जाएगा, राजा के किले को अगर घेर लिया जाएगा तो बहुत लंबे समय तक उन सेना के सैनिक जो है वो भूखे नहीं रह सकते। क्योंकि जिस क्षेत्र में उन्होंने घेरा डाला है किले के बाहर, उस किले से बाहर के क्षेत्र में फसल ही नहीं है। फसल नहीं है तो अन्न कहां से मिलेगा उन्हें? तो सबसे बड़ी बात यह थी कि कई वर्षों तक जब घेरा चल जाता था तो अंदर जो राजा होता था अपनी प्रजा के साथ, अगर वो खेत अंदर होंगे तो उन खेतों से वो अपनी प्रजा के लिए अन्न ले सकता है, अपने पशुओं के लिए क्या ले सकता है? चारा ले सकता है। उससे जो है लोगों के जीवन की क्या की जा सकती है? रक्षा की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट था। आप ये देखिए कि मध्यकालीन घेराबंदियों का जो मुख्य जो उद्देश्य होता था वो क्या होता था? जो प्रतिपक्ष है
जिसने लड़ाई की हुई है उसे खाद्य सामग्री से वंचित करके समर्पण के लिए बाध्य करना। और ये घेराबंदियां कई महीनों या तक कई वर्षों तक चल जाती थी। और आमतौर पर शासक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किलाबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। और विजयनगर के शासकों ने पूर्वी कृषि भाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को क्या किया था, अपनाया था। जो दूसरी जो किलेबंदी थी वो नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग में थी, अंदर आने के बाद बनी हुई थी। और तीसरी जो थी वो शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के समूह थे जो अपनी ऊंची दीवारों से क्या है, घेर लिए गए थे। क्योंकि जो शाही जो शासकीय केंद्र होता था वहाँ राजा रहता था, और राजा की रक्षा करना जो है उसके साम्राज्य का परम क्या बन जाता था, कर्तव्य बन जाता था। इन दुर्गों में प्रवेश करने के लिए जो है बड़े बड़े क्या बने होते थे, प्रवेश द्वार होते थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से फिर क्या करते थे, जोड़ते थे। जब इन किलों के दरवाजे खुलते थे तो वो दरवाजे बाहर की जो सड़क है उससे क्या होते थे, जुड़े हुए होते थे। प्रवेश द्वार जो बनाए जाते थे वो विशिष्ट स्थापत्य के नमूने होते थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर मेहराब ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई होती थी, और साथ ही दीवार के ऊपर क्या बना हुआ था, गुंबद बना हुआ था। तुर्की के सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था जो इस्लामी जो व्यवस्था है उसी से गुंबद जो है भारतीय वास्तुकला में आया है। पहले भारत के अंदर गुंबदों का निर्माण नहीं होता था, इसलिए इसको क्या बोला गया था, इंडो इस्लामिक संस्कृति। मुस्लिम लोग इसे लेकर के आए थे भारतीय संस्कृति में, जब इसको समाहित किया गया तो इस संस्कृति का नाम क्या पड़ा था, इंडो इस्लामिक संस्कृति। क्योंकि इसका विकास जो हुआ था वो विभिन्न क्षेत्र की स्थापत्य परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। और जो पुरातत्वविद है वो शहर के अंदर की और बाहर जाने वाली सड़कों का भी अध्ययन किया। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण और फरस वाली सड़कों की खोजों से की गई। और सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर जाती थी, क्योंकि ऊंचाई के ऊपर सड़कें बनाना क्या हो जाता था, मुश्किल हो जाता था। तो दो पहाड़ियों के बीच का जो क्षेत्र होता था जिसे घाटी बोला जाता था, वहां से। और सबसे महत्वपूर्ण जो सड़कें हैं वो कई मंदिरों के प्रवेश द्वारों में आगे बढ़ी हुई दिखाई देती है। और उन सड़कों के भी दोनों साइड में जो सड़कें मंदिर के अंदर तक चली जाती थी, उनके दोनों साइडों के अंदर क्या होते थे, बाजार लगते थे, ताकि लोग वहां से क्या खरीद सके, वस्तुएं खरीद सके। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है शहरी केंद्र। इसके बारे में हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।